सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में बेसिक इंट्रोडक्शन, इसमें थर्ड चैप्टर है, 3.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, ये इस टाइप का मैट्रिक्स को शो करा जाता है। मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं 2x2 या 3x3, ये स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, और सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, नंबर को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स पढ़े थे हमने। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स अपनी कॉपी खोल लो, जहां पे आपने लिखा हुआ है ना, साथ साथ में टैली करो चीजों को। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया, रो मैट्रिक्स, फिर इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स था इसमें। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स भी था, स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉपी खोल ली भाई। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया, या नल मैट्रिक्स भी इसी का नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स। और कौन सी बची हुई है पढ़ना भैया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमने बताया था 1 1 0 0, इस तरीके से। ये 2x2 3x3 सकती है। और कौन सी है पढ़ो भैया? ये रो कॉलम रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने लिए इसके। उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज में इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। उदिशा, आवाज आ रही है क्या? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, हमें तुलना करनी है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स साइड में, एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड। ध्यान ये रखना है कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा ही हो। अगर ये 3x1 की है तो ये भी 3x1 की होगी, तभी इक्वल कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स का अलजेब्रा। ठीक है, एडिशन तो सीख लिया कैसे। सबसे पहले एडिशन ही सीखते हैं वहां, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो एडिशन कैसे होगा, अगर सेम ऑर्डर हो किसी मैट्रिक्स का, जैसे 2 3 4 5, तो हम ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और एडिशन की प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई हुई है, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ना एक बार। अंजलि भैया जी, एक मिनट भैया। देखो स्क्रीन पे देखो। सबसे पहली एक्सरसाइज हुई हमारी 3.1। हमने इक्वालिटी, इक्वल करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखे थे। कॉलम मैट्रिक्स हो गया हमारा, रो मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, एंड डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, जिसमें सिर्फ डायगोनल के ही एलिमेंट होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल में कांस्टेंट हो, एक ही टर्म हो, जैसे √3 √3 √3। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब डायगोनल में 1 आ जाए तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। उसके बाद इक्वालिटी हमने पढ़ी। इक्वालिटी में क्या करना है, कंपेयर करके आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीख लिया। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज आती है 3.2। 3.2 में क्या सीखा हमने, 3.2 में सीखा इनका अलजेब्रा। ठीक है, एडिशन सबसे पहले यही तो सीखते हैं, कोई भी नई चीज हो तो उसमें हम सीखते हैं अलजेब्रा, यानी उसको प्लस करके वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, माइनस करके कैसा रिएक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई करके कैसा उसका बिहेवियर है। तो एडिशन सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन तो बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब ए और बी को प्लस करके देखा आपने, ये किसके इक्वल आया, ये बी प्लस ए के बराबर आएगा। तो इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने। एसोसिएटिव का क्या होता है कि एक बार ए और बी को साथ में ले लेंगे और एक बार बी और सी को साथ में ले लेंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर वही आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी मैं पूरा रिपीट करा दूंगा, आपका जो 15 दिन में आपने सीखा वो सब कुछ
अभी रिपीट, कॉपी लेके बैठना, ठीक है भैया। पेंसिल लेके टिक करते रहना कि ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको जब ये पढ़ाया जाता है 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर 2 का पूछा जाए, 2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो 2 में वो नंबर जो 2 ही बनवा दे, यानी कि 0। तो यहां से भी आइडिया लगा सकते हो, आइडेंटिटी क्या होगी? 0। अगर एडिशन की बात करें तो आइडेंटिटी होगी 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और अगर इनवर्स की बात करें तो अगर ए मैट्रिक्स है, यहां आपको उसमें ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है कि 0 बन जाए, तो वो लेना पड़ेगा -3। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में जैसे मान लो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इसके की वैल्यू 2 है, तो वो 2 ए के साथ भी जाएगा, वो 2 बी के साथ भी जाएगा। ठीक है ना, बस इतनी बात है इसमें। ठीक है भैया। ये जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान मल्टीप्लीकेशन में रखना है बस। ठीक है ना। इसके बाद शुरू हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और ये मैंने आपको बताया कि रो को सेलेक्ट करो और 1 बाय 1 कॉलम में एंट्री कर जाओ। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आसान है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो है इसमें a इंटू बी और b इंटू ए, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जाओ, a की में मल्टीप्लाई करो, जरूरी नहीं है कि वो b की a में मल्टीप्लाई करके बराबर ही आएगा। ठीक है भाई, बट ये एसोसिएटिव होता है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में लगाओ तो वो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, a प्लस बी सी ए सी बी सी के बराबर, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और आइडेंटिटी क्या होती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है आई। मैथमेटिक्स में समझो, अर्थमेटिक के हिसाब से अगर मैं कहूं कि 2 में एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो कि 2 ही बना रहे, तो क्या आएगा इसमें? अंजलि, ध्यान पूरा फोन पे रखना भाई। अंजलि आवाज आ रही? हेलो जी भैया। भैया दीदी, फोन पे ये बीच बीच में आवाज। हाँ ये बताओ कि 2 में किस नंबर के इंटू करो कि 2 ही बना रहे? 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करो वही बना रहेगा। तो यहाँ 1 का काम कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक का हमने रिपीट कर दिया। एक चीज और है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ से जो काम आएगा। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके 0 बन सकता है। ठीक, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के 0 मैट्रिक्स बन सकता है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इसमें से a को 0 होना पड़ेगा। भैया 1। जी हाँ, वो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि a या b में से किसी को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक को 0 कर। जैसे मैथमेटिक्स में समझो, अगर 2 की 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, अगर 2 की मल्टीप्लाई करो तो 0। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, सॉरी 6, कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रोडक्ट तभी 0 आएगा जब कोई ना कोई इनमें से 0 हो। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। देखो, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स तो बिल्कुल 0 मैट्रिक्स नहीं है और बी भी नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब यहां से ये बात क्लियर कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके 0 आए, उसके लिए उनमें से किसी भी एक को 0 होना नेसेसरी नहीं है। आगे बढ़े। जी भैया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये मैंने पढ़ा दिया आपको अभी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंट, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव। देन ये उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने को चलो ना, तो चेक कर लो
फर्स्ट जब ऑर्डर आप लिखते हो ना m इंटू n, तो फर्स्ट का लास्ट और सेकंड वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट ये सेम रहे, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी बताओ? अगर m इंटू n एक मैट्रिक्स है, n इंटू r वाले ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? n गायब हो जाएगा, ये बनेगी m इंटू वाली मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशन के दे रखे हैं। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, आपको सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। 13 पे आ जाओ। 13 क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं कराया था, लेकिन हिंट देके छोड़ देता हूँ। इसमें क्या कर रखा है, एफ एक्स फिर एफ वाई, यानी कि एक्स की जगह वाई आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। बस दोनों को इंटू करना है और ये आ जाएगा। कुछ मैथमेटिक्स की इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, ठीक है। 14th हो जाएगा मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली। ये सारे मैंने करा रखे हैं। इसके बाद ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, फटाफट बताओ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। जैसे ए मैट्रिक्स था 3√2 0 5 1 -1/5, इसको पूरा का पूरा बदल दिया तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ जी। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक ट्रांसपोज को हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया और फिर दोबारा करो तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। अगर दोनों का प्लस करके ट्रांसपोज करा तो क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। एक ये सेकंड प्रॉपर्टी है और थर्ड प्रॉपर्टी। ये फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आगे बहुत काम आएंगी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक ए का ट्रांसपोज करके ए ही वापस आ जाता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज करके ए वापस नहीं आता, माइनस को साथ में लेके आता है। ठीक है भाई। देख, ये हमने सीख लिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आसान है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना कि बी को हमें प्रेजेंट करना है, तो अगर हम बी प्लस बी डैश बाई 2 कर दें और बी माइनस बी डैश बाई 2 कर दें, तो जब इसको सोल्व करोगे तो बी बनेगा। लेकिन फर्स्ट वाला जो पेयर है वो है सिमेट्रिक और दूसरे वाला एसिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में सम के फॉर्म में प्रेजेंट करने का। नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कराना है एंड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसके बाद 3.4 एक्सरसाइज के लिए हमें पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में कुछ खास चीज है जो ध्यान रखनी है।
पहली चीज ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रो को आप इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम, सिंबलिकली इंटरचेंज कर सकते हैं हम, किस दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और ऐसे ही दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि आप किसी एक रो में से कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 2 2 5 4, तो पहले वाले रो में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 1 1 5 4, ये कहा है इस प्रॉपर्टी में। उसके बाद एडिशन, ये सब सिचुएशन के हिसाब से आप सीख जाओगे जब करते जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है? इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order, तो AB BA equals to I, तो B is called inverse of matrix A। B क्या कही जाएगी? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A कही जाएगी। तो आपको कैसे चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं? अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और ये पूछा है कि चेक करके बताओ ये इन्वर्टेबल है क्या, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके अगर I मैट्रिक्स आ जाता है तो वो हो जाएगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नोट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर नहीं, इसमें स्क्वायर ही चलती है बस, ठीक है, हमेशा स्क्वायर ही चलती है। B इज इनवर्स ऑफ A एंड A इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ B, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, A B का इनवर्स इक्वल्स टू इनवर्स A इनवर्स। और ये होती है यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ए बी बी ए आई के बराबर। इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे सीख लेना नॉलेज के रूप में, आसान दे रखा है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये कॉन्सेप्ट आसान है। इसमें क्या करना है, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए में किसी भी मैट्रिक्स को सेट कर लो जो भी आपको चाहिए। जैसे यहां हमने रख दी 2 3 4 5 मैट्रिक्स, और उसी के बेसिस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बना दी, और ये ए। तो क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं रो और कॉलम के, या तो रो चूज कर लो या कॉलम। तो इस 2 की जगह 1 करना होता है, इस 4 की जगह पे 0 करना होता है, फिर वापस आएंगे 3 के पास, इसको 0 करेंगे, इस 5 को 1 करेंगे। जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो इस प्लेस पे जो मैट्रिक्स है, जो भी इसकी वैल्यू होगी वही ए इनवर्स होगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स में आपको क्या करना है, अगर वो एग्जिस्ट करते हो तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है, या आप उसको भी छोड़ दो। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करते करते, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया भी था कि अगर कोई भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते कोई भी रो पूरी की पूरी 0 आ जाए, या कॉलम पूरा का पूरा 0 आ जाए, तो हम उसको छोड़ देंगे वहीं, और वो आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज मैंने पूरी करा रखी है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में मैथमेटिकल इंडक्शन के 4 क्वेश्चन है, बाकी सारे इजी हैं। तो इन चारों क्वेश्चन को मैंने समझा रखा है। मैथमेटिकल इंडक्शन है 11th क्लास का, शायद 4th या 5th चैप्टर। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बेसिक स्टेप, जहां n इक्वल्स टू 1 लिया जाता है, n इक्वल्स टू 1, एंड उसके बाद हम n इक्वल्स टू k पे एज्यूम कर लेते हैं कि वो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। एंड नेक्स्ट वाले स्टेप से जो फाइनल स्टेप होता है हमारा, उसको k+1 लेते हैं n की वैल्यू, और प्रूफ कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। चारों क्वेश्चन सेम मैथ होंगे। अंजलि आवाज आ रही है क्या? हेलो।
चलो इसके बाद देखो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ा हमने? डिटर्मिनेंट क्या है? एक मैट्रिक्स की न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर आप मैट्रिक्स की न्यूमेरिक वैल्यू निकालो तो उसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के बारे में जितना था सारी डिटेल हमने सीख ली। अब देखेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो डिटर्मिनेंट क्या है? वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट किसी का? 2 2, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल दे रखा है, एक डायगोनली मल्टीप्लाई करो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके बाद इसमें भी आप ऐसे ही रो और कॉलम के एक्सप्रेशन लगा सकते हो जैसे आपने मैट्रिक्स में लगाए हैं, एलिमेंट्री रो वाले में। जैसे आप 2/2 का आपने डिटरमिनेंट निकाला, अगर 3/3 का निकालने को आ जाए तो प्लस माइनस प्लस कर लेंगे, ये भी सीखा हुआ है। फोर 4.1 में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या करते हैं इसमें? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए। यानी इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो या उसके ट्रांसपोज का निकालो तो जीरो आएंगे, दोनों सॉरी दोनों इक्वल आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट में कहा गया है कि एनी टू रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। अगर दो रो हम ऐसी सेलेक्ट करें और उनको आपस में बदल दें तो साइन जो मोड का आएगा, जो डिटरमिनेंट का साइन आएगा वो बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। हर एक प्रॉपर्टी के एंड में एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। मतलब कोई भी दो रो है, जैसे 1 1 1 और ये 1 1 1 बराबर आई, तो इसका मतलब जो आपका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू आएगी 0। इस पे भी बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ये 3 2 3 3 2 3 0 आ गया। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय k। देखो क्या कहा है, इसके थ्रू समझते हैं। अगर हम इस डिटरमिनेंट में से k को कॉमन लें, k तो k बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने इसमें से देखा कि ये सारे हम 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 के मल्टीपल है, तो पूरी रो में से हमने 6 को कॉमन लिया और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली। मान लिया डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 10 आती तो ये 60 आंसर आता। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एट द सम। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखते ही इसको कर भी सकते हो। जैसे ये आपका डिटरमिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको आप सम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको सम की फॉर्म में भी तोड़ के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल नंबर 10 की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, a x को ले लिया और फिर अगली बार क्या करा, 2x को ले लिया, तो ऐसे सम की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 6th वाली प्रॉपर्टी, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिचुएशन के हिसाब से आपको बता देगा। 11th में लगा रखी है प्रॉपर्टी। इसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए, सारे एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.2 आती है, इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, कुछ आप लोगों को करने की जिम्मेदारी दी गई थी, कुछ मैंने समझाए थे। इसमें से डाउट्स आ सकते हैं, चांसेस हैं, जो भी आएगा वो पूछ लेना। 15th एक नोट पॉइंट मैंने लिखवाया था कि लेट ए बी अ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n। तो क्या आएगा, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। तो ये जो है ना के ए, इसका डिटरमिनेंट इसके बराबर आएगा, ये आएगा k लिखो बाहर और ये मोड लिख दिया, ये जितना उसका ऑर्डर है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k की पावर 3 मोड a, ये पावर में चला जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट में रखो, सोल्व कर दो।
एक और चीज थी यहाँ पे कि अगर एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर आ जाएंगे, पॉइंट आर कोलिनियर। 4.3 कंप्लीट। इसके बाद माइनर एंड को फैक्टर हमने सीखा था कि मान लो मैट्रिक्स है 1 0 5 4, आपको इसका माइनर को m से रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को छिपा लो, ये आ जाएगा 4। इसी तरीके से हम सबको निकाल लेते हैं, m12 m21 और m22। अब को फैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है? को फैक्टर के लिए हम साइन को ध्यान में रखते हैं, को फैक्टर को ए वाले से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस 1 और 1 का सम करके इवन नंबर आता है तो एज इट इज रहेगा, और अगर सम करके ओड आता है तो साइन बदल जाएगा। इसके बाद एक चीज आती है माइनर और को फैक्टर के बाद, एडजॉइंट। एक यहाँ पे नोट पॉइंट है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप को फैक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इनटू कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या आता है, 0 के बराबर आता है। जैसे a11 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, तो ये 0 आएगा। इसके बाद है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, आपने अभी तक क्या निकाला, आपने निकाल दिया को फैक्टर A11 A12 A21 A22। तो अगर को फैक्टर वाले सेट का आप ट्रांसपोज कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडजॉइंट ए। आगे बढ़ो, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू मोड या डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये पहली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने उसका मोड ए निकाल दिया, अगर वो 0 आ गया तो ये हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नहीं आया तो वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसके बाद इनवर्स आएगा। इनवर्स कैसे आएगा, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम इनवर्स को निकाल सकते हैं। अभी हमने एलिमेंट्री रो के थ्रू भी इनवर्स निकालना सीखा था, बट ये हम एडजॉइंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक केस है, अगर मोड ए की वैल्यू 0 आती है तो आप इसको लिख दोगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप तभी प्रोसीड करोगे जब मोड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, यानी कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर होगी तो उसी के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से ए इनवर्स आ गया। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, सब में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के करना है। देखो, पहले में एडजॉइंट निकालना है, दूसरे में प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका यूज कहाँ पे है, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कुछ नहीं ध्यान रखते, एक चीज ध्यान रखो कि अगर ए का मोड 0 आ गया तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से आ जाएगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा सोल्व करना है। और ये जो इक्वेशन है उनको कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या होती है, आप देखो a1x b1y c1z सबके साथ में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इनको कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल सेम हो उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये वाला, इसको क्या लिख देंगे, यहाँ अगर डायरेक्ट मैट्रिक्स में लिखें तो ये आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। तो x की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स b हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, पहले ए इनवर्स निकालो, उसकी b में इंटू कर दो और आपका x y z की वैल्यू आ जाएगी। एक इसको सोल्व करने का क्रैमर रूल भी होता है, लेकिन वो बीएससी में पढ़ा जाता है।
वो आप पे नहीं है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। अब तक आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीखा था इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में सीखने का मेथड है। 4.6, तो 4.6 के बाद ये कंप्लीट हो जाती है। और इसको पूरे को आप ट्राई करो, जो भी इसमें डाउट हो लास्ट वाली एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करो। कल हमने इसके कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चन भी करे थे, तो जितना हो आपसे वो करके ग्रुप में सेंड करो, तभी मैं देख के सही तरीके से इसको करेक्ट कर पाऊंगा। और आपकी एक क्लास होगी, 3 घंटे की क्लास होगी संडे में, और पूरा मैट्रिक्स और पूरा डिटर्मिनेंट ये क्लियर हो जाएगा विद मिसलिनियस। मैट्रिक्स तो हो ही गया, डिटर्मिनेंट में जो भी बचा हुआ है। भाई आवाज आ रही क्या? हेलो, उड़ीसा इसमें कितना काम हुआ मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में? लास्ट वाली एक्सरसाइज है और एक उससे पहले है 4.6। ये तो मैंने पूरी करा दी थी, बस आप पे मिसलिनियस बचती है। भैया आ तो रही इसमें आवाज, लेकिन स्क्रीन शो नहीं। ग्रीन शो नहीं हो रही।